Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of chapter number 2 nouns and pronouns. भाई लास्ट टाइम हमने ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा था, सब्जेक्टिव केस पढ़ा था, अब डेटिव केस हमको शुरू करना था। उससे पहले मैं आपको एक जनरल आइडिया दे दूं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, क्योंकि शायद आप भूल गए होंगे। लेट अस सी। देखो, सब्जेक्टिव केस, अगर हम सब्जेक्टिव केस की बात करते हैं तो वो वर्ब के पहले हमको आंसर दे, क्वेश्चन हमको पूछना पड़ता है व्हाट और whom, फिर व्हाट और whom, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर वर्ब आता है। ठीक है, वर्ब के पहले हम व्हाट और whom, फिर ऐसा सेंटेंस होता है। तो व्हाट और whom अगर हम क्वेश्चन करते हैं वर्ब के पहले तो हमको सब्जेक्टिव केस मिलता है। ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव केस में हमको मिलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या मिलता है बेटा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कैसे मिलता है? हम वर्ब के बाद क्वेश्चन करते हैं, वर्ब के बाद क्वेश्चन करते हैं व्हाट या whom, व्हाट या whom, वर्ब के बाद हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट या whom, तो तब हमको आंसर मिलता है ऑब्जेक्टिव केस। सर ये डेटिव केस क्या होता है? तो बेटा बहुत ही सिंपल है। डेटिव केस एक ऐसा केस है जहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिलता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? वर्ब के बाद आप क्वेश्चन करेंगे टू whom, टू बोल सकते हैं आप, या फॉर बोल सकते हैं, या फ्रॉम बोल सकते हैं, FROM, फ्रॉम बोल सकते हैं। तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वर्ब के बाद आपको क्वेश्चन करना है टू whom, फॉर whom, फ्रॉम whom। ये तीनों में से कोई भी एक अगर आपको आंसर मिल जाता है तो वो हो जाता है हमारा डेटिव केस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चल नीचे आगे बढ़ते हैं और डेटिव केस में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। When a noun or a pronoun plays the role of an indirect object in a sentence, it is said to be in the dative case. तो देखिए आंसर, देखिए एग्जाम्पल देखिए, इंडिया वॉन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो बेटा यहाँ पे इंडिया वॉन द मैच, ये देखो यहाँ पे हम जब वॉन वर्ब जो है उसके बाद क्वेश्चन करते हैं व्हाट, तो हमको आंसर मिलता है द मैच। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो अगेंस्ट whom हमको जब आंसर मिलता है whom, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस। यहां नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल देखते हैं। ही गेव मी अ बुक, गेव तो देना मतलब वर्ब है, राइट। मी, ही गेव मी, ही गेव टू whom, ही गेव अ बुक टू whom, बुक किसको दी भाई? टू whom। तो यहाँ पे हमको आंसर मिलता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो है मी, ME, मी। ठीक है बेटा, ओके। ही गेव मी अ बुक, तो अ बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वर्ब के बाद हम जब क्वेश्चन करते हैं व्हाट और whom, ही गेव व्हाट, तो हमको आंसर मिलता है अ बुक। तो अ बुक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू whom किसको दिया? टू whom, तो मी, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसलिए इसको बोलते हैं हम डेटिव केस। अ नाउन इन द डेटिव केस आंसर्स द क्वेश्चन टू, फॉर, फ्रॉम, whom आफ्टर द वर्ब। तो वर्ब के बाद हम जब क्वेश्चन पूछते हैं टू whom, फॉर whom, फ्रॉम whom, तो ये हमारा आंसर बन जाता है डेटिव केस में, हमको मिल जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए, नंबर 1, ही गेव रानी अ गिफ्ट। ही गेव रानी, मैं लिख के आपको बताता हूं जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा। नंबर 1, ही गेव रानी अ गिफ्ट। चलिए ठीक है, चल सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन पूछेंगे टू whom ही गेव, टू whom उसने कुछ तो दिया, लेकिन किसको दिया? टू whom, तो हमको यहाँ पे आंसर मिल जाता है बेटा रानी को दिया, है ना। तो ये रानी जो है उसको आपको अंडरलाइन कर देना है और वहां पे लिख देना है डेटिव केस। ठीक है, रानी को अंडरलाइन कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा डेटिव केस। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको लिखना है रानी, फिर डैश, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देना है डेटिव केस। सारे में अगर है डेटिव केस तो हमको लिखना ही है ब्रैकेट में डेटिव केस। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं जिससे आपको दिखाई दे। ठीक है, नंबर 2, चलिए। फरीदा सैंग सॉन्ग फॉर राज।
चलिए बहुत ही बढ़िया, फरीदा ने गाना गाया, फरीदा sang टू whom, सबसे पहले टू whom, तो यहाँ पे टू whom का आंसर दिया गया है, नहीं दिया है, तो टू की जगह पे हम ट्राई करेंगे फॉर यूज करना, फॉर whom, तो यहाँ पे यस, फरीदा sang फॉर whom, किसके लिए गाया, फॉर राज, तो आंसर में लिखेंगे हम राज डैश इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ब्रैकेट में लिखेंगे डेटिव केस। ठीक है बेटा, ये आपको लिखना है ब्रैकेट में। चलिए नंबर 3 पे आते हैं। हैव यू परचेज्ड अ मोबाइल फोन फॉर योर सिस्टर, तो अब तो आपको आ गया होगा फॉर योर सिस्टर, फॉर योर सिस्टर, तो फॉर whom, फॉर योर सिस्टर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे योर सिस्टर, फिर लिख देंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डैश इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डेटिव केस। नंबर 3 में ये आपको आंसर लिख देना है। ठीक है बेटा। नंबर 4, रानी रिटर्न द ग्रूम हिज शूज आफ्टर एन आवर, रानी रिटर्न वॉट, तो हमको आंसर मिलता है हिज शूज, टू whom, किसको रिटर्न किया, द ग्रूम, GROOM, द ग्रूम, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हो गया ये डेटिव केस। ठीक है बेटा। नंबर 5 देखते हैं। व्हेन विल यू गिव रागिनी योर बुक्स, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, गिव, गिव क्या देना था, व्हेन विल यू गिव व्हाट, योर बुक्स, टू whom, टू रागिनी, तो रागिनी हमको आंसर मिल गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डेटिव केस। ठीक है बेटा। 10 सेकेंड्स में दे राह दिख रहा हूं, आप ये चीज लिख दीजिए, मैं आपके लिए थोड़ा क्लियर कर देता हूं जिससे आपको पता चल जाए। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5। ठीक है, चलिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए। ओके, हमने देखा, देखो सब्जेक्टिव केस, फिर हमने देखा ऑब्जेक्टिव केस, फिर हमने देखा डेटिव केस, अब हम देखेंगे पॉजेसिव केस। सर ये तो क्या केस केस लगा रखा है बेटा, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, वर्ब के ऊपर बहुत ही डिपेंडेंट होता है ये सब चीजें। वर्ब के आगे अगर आप वर्ब के आगे अगर आप क्वेश्चन करते हैं व्हाट और whom, तो हमको सब्जेक्टिव केस मिल जाता है। वर्ब के पीछे आप क्वेश्चन करते हैं व्हाट और whom, तो ऑब्जेक्टिव केस मिल जाएगा। वर्ब के पीछे आप क्वेश्चन करेंगे टू whom, फॉर whom, फ्रॉम whom, तो यहाँ पे आपको डेटिव केस मिल जाएगा। पॉजेसिव केस के लिए चले देखते हैं। When a noun or a pronoun shows possession or ownership, it is said to be in the possessive case। तो बेटा ये क्या हो गया, इसका मतलब ये होता है कि एक नाउन, एक प्रोनाउन जब पोजेशन दिखाता है, पोजेशन का मतलब मालिकी, ठीक है, मिलकत बोलते हैं उसको गुजराती में, और हिंदी में बोलते हैं उसको मालिकी। तो ऐसा नाउन या प्रोनाउन किसी चीज का पोजेशन बताता है। जैसे एग्जांपल देखिए, फर्स्ट वन, मैरीज ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वो ड्रेस किसकी है बेटा, मैरीज है ना, मैरी की ड्रेस है, तो यहाँ पे मैरीज एपोस्ट्रोफी एस, ये पूरा हो गया पॉजेसिव केस। तो यहाँ पे मैरी जो है वो नाउन है और ये हो गया पॉजेसिव केस। दूसरा एक सेंटेंस देखते हैं, द गर्ल्स बुक्स आर कवर्ड, तो यहाँ पे द गर्ल्स बुक्स आर कवर्ड, सबसे पहले यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना है कौन सी चीज के बारे में बात की गई है। जैसे बुक्स, ड्रेस, बुक्स, तो बुक्स के बारे में बात की गई है। बुक्स किसकी है, गर्ल्स की, तो गर्ल्स जो हो गया वो पॉजेसिव केस हो गया। ठीक है। द चिल्ड्रंस बुक्स आर हियर, तो किसकी बुक्स है भाई, चिल्ड्रंस की, तो ये हो गया हमारा पॉजेसिव केस। चलिए नीचे देखते हैं। अ नाउन इन द पॉजेसिव केस आंसर्स द क्वेश्चन हुज इन अ सेंटेंस, मतलब whose books are covered, तो the girls books are covered। whose dress is very beautiful, तो Mary's dress is very beautiful। whose books are here, the children's books are here। तो ये चिल्ड्रन है, गर्ल्स है, मैरी है, ये सारे हो गए पॉजेसिव केस। A possessive noun is marked by an apostrophe usually when it refers to living things and personified ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, कि हमको देखिए तीनों ऊपर के सेंटेंस देखिए,
आपको सेंटेंस के पीछे एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ दिखता है, या हाँ एपोस्ट्रोफी एस दिख रहा है ना, मैरीज, गर्ल्स, चिल्ड्रंस, है ना, तो ये जो है वो हो जाते हैं एपोस्ट्रोफी। तो एपोस्ट्रोफी केस हमको पॉजेसिव नाउन में दिखता है। पॉजेसिव नाउन में अगर एपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है तो समझ लेना है कि पॉजेसिव केस बन गया। ठीक है, यूज apostrophe to change the following to the possessive form। तो यहाँ पे जो भी बोल्ड में दिया है उसको हमको पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करना है और इसीलिए एपोस्ट्रोफी यूज करना है। तो सर एपोस्ट्रोफी कहाँ पे यूज करेंगे? एपोस्ट्रोफी वहां पे यूज करेंगे जहां पे नाउन हमको दिख रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद किसी चीज के बारे में बात की गई है। तो नंबर 1, प्लीज गिव मी द सीडी ऑफ द सॉन्ग्स संग बाय लता। देखो बाय लता आ गया तो लता के गाने हैं, ठीक है, लता ने गाए हैं। लता मंगेशकर, जो पिक्चर हमको बाजू में दिया गया है वो लता मंगेशकर का पिक्चर है। तो यहाँ पे द सॉन्ग्स संग बाय लता, यहाँ पे हमको एपोस्ट्रोफी यूज करना है। भाई सॉन्ग किसके हैं? लता के हैं। ठीक है, चलिए मैं लिख के आपको बताता हूँ कैसे करना है। नंबर 1, प्लीज गिव मी द सीडी ऑफ द सॉन्ग्स संग बाय लता। भाई किसने गाने गाए हैं? लता ने गाने गाए हैं। तो ये सारे गाने किसके हैं? लता के हैं। गाने किसके हैं? लता के हैं। गाने किसके हैं? लता के हैं। लताज सॉन्ग्स, है ना, लताज सॉन्ग्स। तो प्लीज गिव मी द सीडी ऑफ लताज एपोस्ट्रोफी सॉन्ग्स। बस इतना करना है आपको। प्लीज गिव मी द सीडी ऑफ लताज सॉन्ग्स। ठीक है, द सॉन्ग्स संग बाय लता, इसमें से हमने कन्वर्ट कर दिया उसको लताज सॉन्ग्स, क्योंकि किसने गाने गाए थे? लता ने गाए थे, तो लता के गाने हैं वो। ठीक है, तो लताज सॉन्ग्स। ऐसे ही एक और सेंटेंस सॉल्व करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। द हाउस ओन्ड, OWNED, owned by my sister in law, sister फिर dash in dash law, would be up for sale very soon। ठीक है, ये हमने लिख दिया क्वेश्चन, फुल स्टॉप कर दिया। चलिए आंसर देखते हैं क्या करना है। अभी बोल्ड लेटर्स देखिए, द हाउस ओन्ड बाय माय सिस्टर इन लॉ। तो घर किसकी मालिकी का है? सिस्टर इन लॉ की मालिकी का है। ये क्लियर हो गया, सिस्टर इन लॉ की मालिकी का घर है, मतलब सिस्टर इन लॉ का घर है। यस और नो, सिस्टर इन लॉ का घर है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? सिस्टर इन लॉस हाउस। यस और नो, सिस्टर इन लॉस एपोस्ट्रोफी एस हाउस। चलिए, माई सिस्टर in law's house would be up for sale very soon। ये हो गया हमारा आंसर। कुछ नहीं किया बेटा, देखो बोल्ड लेटर्स में जो भी लिखा हुआ है, द हाउस ओन्ड बाय माय सिस्टर इन लॉ, तो बाय के बाद जो लिखा हुआ है, ठीक है, उसके पीछे एपोस्ट्रोफी लगा देना है। माय सिस्टर इन लॉस, ऊपर भी वही किया था, लतास, है ना, बाय के बाद लता लिखा हुआ था तो लतास कर दिया हमने। सिस्टर इन लॉ का घर है, द हाउस ओन्ड बाय माई सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ का घर है तो माई सिस्टर इन लॉ, फिर अपोस्ट्रोफी एस रख देना है उसके पीछे, और हाउस क्या आता? हाउस। माई सिस्टर इन लॉज हाउस वुड बी अप फॉर सेल वेरी सून। थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं। द न्यू बुक रिटन बाय विक्रम सेठ हैज बिकम वेरी पॉपुलर। फुल स्टॉप। आंसर देख लेते भाई। आंसर में क्या करना है, सबसे पहले बोल्ड लेटर्स देखिए। द न्यू बुक रिटन बाय विक्रम सेठ, किसने लिखी है वो नई बुक? विक्रम सेठ ने लिखी है। विक्रम सेठ की रिटर्न, विक्रम सेठ की नई बुक है ना, विक्रम सेठ की नई बुक है जो बहुत पॉपुलर हो गई है। तो हम एपोस्ट्रोफी कहाँ पे लगेंगे? बाय के बाद क्या लिखा हुआ है? विक्रम सेठ, तो सबसे पहले हम विक्रम सेठ लिख देंगे, विक्रम सेठ, फिर एपोस्ट्रोफी एस। न्यू बुक, विक्रम सेठ न्यू बुक, फिर पीछे का सेम लिख देंगे, हैज बिकम वेरी पॉपुलर, पॉपुलर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर नंबर 3 का। आगे भी सेंटेंसेस होंगे तो
आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या पॉज कर दीजिए और लिख दीजिए। 10 सेकेंड्स के लिए मैं राह देख रहा हूँ, फिर क्लियर करेंगे हम और आगे बढ़ेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर कर दें? चलिए क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 सेंटेंसेस हमने देखे, 4 और 5 भी देख लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस नंबर 4 वाला सेंटेंस, राज वेंट टू गेट द टू गेट मेडिसिन फ्रॉम द डॉक्टर ऑफ द कॉलोनी। सर यहाँ पे तो बाई नहीं यूज किया है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है भाई, बाई यूज नहीं किया है तो सिंपली कन्वर्ट कर देना है जो बोल्ड में दिया है, तो डॉक्टर ऑफ द कॉलोनी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉक्टर किसका है, कॉलोनी का है, तो कॉलोनीज डॉक्टर, बस और कुछ नहीं करना है। राज वेंट टू गेट मेडिसिन फ्रॉम द डॉक्टर ऑफ द कॉलोनी, कॉलोनी का डॉक्टर है, फ्रॉम कॉलोनीज डॉक्टर। सिंपल हो गया बेटा। चलिए नंबर 5, आई लव द पोएम्स रिटन बाय टैगोर। बहुत ही सिंपल हो गया। अब आपके पास ये बाय आ गया है। आई लव द, क्वेश्चन लिख देते हैं पहले, लव द पोएम्स रिटन बाय टैगोर। आंसर देखिए क्या करना है, बाय टैगोर, टैगोर आगे आ जाएगा। टैगोर ने क्या लिखा है, पोएम्स, आई लव टैगोर पोएम्स, फुल स्टॉप, खत्म। आई लव टैगोर पोएम्स। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? ये सेंटेंसेस भी मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, लिख लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर करते हैं। चलिए देखो बेटा, थोड़े कुछ रूल्स दिए हैं जो पॉजेसिव केस में यूज होते हैं। सबसे पहला रूल, वर्ड एंडिंग इन एन एस और हैविंग अ हिसिंग साउंड usually have the letter s omitted and only an apostrophe is added। तो द लगेज ऑफ लुइस, तो लिविस लगेज लिखते हैं हम, एपोस्ट्रोफी एस वापस नहीं लगाते हैं, ठीक है। अगर LEWIS आता है या एंड एस से होता है या का हिसिंग साउंड आता है लास्ट में, लिविस, ये जो साउंड है, अगर ऐसा है तो हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, हम एस तो लिखा हुआ ही है तो खाली एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, लिविस, ठीक है। द स्टोरी ऑफ द विटनेस, तो यहाँ पे का साउंड आ रहा है पीछे, तो हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, खाली एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, द विटनेस स्टोरी, ठीक है। A noun when is in the plural form and ends in s forms a possessive case by adding only an apostrophe। तो अगर कोई नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो उसके पीछे s होता ही है, तो इसमें भी हम खाली एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, द स्कूल्स ऑफ द गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल्स जो है वो हो गया प्लूरल, तो हम गर्ल्स लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी एस वापिस से नहीं लिखेंगे, ठीक है। गर्ल्स, GIRLS, फिर एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, वापिस से फिर से एस नहीं लिखेंगे। A noun when is in the plural form but does not end in s, an apostrophe and s is used। जैसे an institute of women, the women's institutes। तो अगर भले ही वो प्लूरल फॉर्म में हो लेकिन s से खत्म ना हो रहा हो, देखो यहाँ पे women जो है उसमें MEN है, n से खत्म हो रहा है, तो उसमें हमको एपोस्ट्रोफी s लगाना है। अगर पीछे s होता तो हम नहीं लगाते, लेकिन पीछे s नहीं है तो हमको एपोस्ट्रोफी s लगा देना है। A noun when comprises more than one word, the apostrophe and s are usually put at the end of the last word। तो भले नाउन में एक हो, दो या तीन वर्ड हो, जैसे डॉटर इन लॉ, तीन वर्ड हैं इसके अंदर, राइट। तो यहाँ पे हम लास्ट जो वर्ड है उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। द ड्रेस ऑफ द डॉटर इन लॉ, तो क्या लिखेंगे, द डॉटर इन लॉस एपोस्ट्रोफी एस ड्रेस, ठीक है। Two nouns when are closely connected, the apostrophe and s are used with the nouns that comes second। इसका मतलब क्या हो गया बेटा,
कि दो नाउन अगर यूज किए गए हैं क्लोजली कनेक्टेड, जैसे एग्जांपल देखिए, द टीचर ऑफ एलन एंड एलिस, तो एलन और एलिस के टीचर, ठीक है, तो उनकी बात की गई है। यहाँ पे दो नाउन है, एक एलन और एलिस। तो जब ऐसा केस आता है जहां पे दोनों की एक चीज होती है, तो हम एलन और एलिसिस, एपोस्ट्रोफी जो है, एपोस्ट्रोफी एस जो है, वो दूसरा जो आता है उसके पीछे डालेंगे, ठीक है बेटा, एलन और एलिसिस टीचर। तो यहाँ पे अगर मैं एक और सेंटेंस लूं बताने के लिए आपको, जैसे राम एंड लक्ष्मण, लक्ष्मण, राम एंड लक्ष्मण, जैसे बाव ऑफ राम एंड लक्ष्मण। तो राम और लक्ष्मण दोनों का जो वो तीर चलाने का होता है ना, कमान जिसको बोलते हैं बड़ा सा, है ना, तो उसको हम बोलते हैं बाव ऑफ राम एंड लक्ष्मण, दोनों का एक ही बाव है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, राम एंड, राम के पीछे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, लक्ष्मण के पीछे एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, लक्ष्मण बाव, ठीक है, राम एंड लक्ष्मण बाव, ऐसा हमको लिखना है। क्लियर? चलिए, the teacher, about the separate possessions of two nouns we want to write or talk, each of them takes an apostrophe and s। अगर हमको अलग अलग nouns दिए गए हैं, ठीक है, दो अलग अलग possession दिए गए हैं, जैसे the belongings of अब्दुल, belongings मतलब उसकी चीजें जो अब्दुल की है, the belongings of अब्दुल and the belongings of अमन। तो यहाँ पे belongings belongings दो बार भी यूज किया गया है, तो अब्दुल और अमन दोनों के लिए अलग अलग belongings है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको अब्दुल के पीछे और अमन के पीछे, दोनों के पीछे एपोस्ट्रोफी लगाना है, क्योंकि हमारे सेंटेंस के अंदर अब्दुल का भी बिलोंगिंग है, अमन का भी बिलोंगिंग है। ऊपर के सेंटेंस में क्या था, टीचर एक ही बार लिखा था और एलन एलिस दिया था, तो हमने क्या किया, एलन और एलिस के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। लेकिन यहाँ पे जो चीज है वो दोनों के लिए दी गई है, जैसे बिलोंगिंग, तो बिलोंगिंग्स ऑफ अब्दुल एंड द बिलोंगिंग्स ऑफ अमन, तो बिलोंगिंग बिलोंगिंग दो बार दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब्दुल में भी कॉमा कर एपोस्ट्रोफी करके एस लिखेंगे और अमन के बाद भी एपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे, ठीक है। अब्दुल्स एंड अमन्स बिलोंगिंग्स, ये हो गया हमारा आंसर, ये है पॉजेसिव केस। चलिए अब प्रोनाउंस पे आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउंस आर पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट आर यूज्ड टू रिप्लेस नाउन्स इन सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस में नाउन्स की जगह पे हम जो यूज करते हैं उसको हम प्रोनाउंस बोलते हैं। जैसे द बुक्स केप्ट ऑन द टेबल आर माइन, तो हम जब मेरी बात कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं मेरा नाम नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, मेरा नाउन नहीं यूज कर रहा हूं, तो उसकी जगह पे क्या यूज कर रहा हूं बेटा, प्रोनाउन, ठीक है। द बुक्स केप्ट ऑन द टेबल आर माइन, मेरे हैं, तो माइन। शी कैन रीड देम, तो शी मतलब हम किसी लड़की का नाम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, उसकी जगह पे प्रोनाउन लिख रहे हैं शी। और देम, देम बुक्स के बारे में बात की गई है, बुक्स के बारे में हम फिर से बुक्स नहीं लिख रहे हैं, शी कैन रीड द बुक्स ऐसा नहीं लिख रहे हैं, वो लिखने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे हम प्रोनाउन यूज करते हैं, शी कैन रीड देम। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखते हैं। देखिए सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस आर दोस प्रोनाउंस विच रिप्लेस नाउन्स, नाउन्स को रिप्लेस करते हैं, ऐसे प्रोनाउंस को हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। दे में फंक्शन एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर वो सब्जेक्ट की जगह पे या तो फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज किए जा सकते हैं। देखिए एग्जांपल्स, आई, वी, ही, शी, दे, ये सारी जगह, ये सारे प्रोनाउंस जो है वो हम सब्जेक्ट की जगह पे यूज करते हैं। जैसे आई एम हैप्पी, वी आर हैप्पी, तो यहाँ पे सब देखो, आई आगे आ जाएगा, वी आगे आ जाएगा, ही आगे आ जाएगा, शी आगे आ जाएगा, दे आगे आ जाएगा। तो एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है, हम सब्जेक्ट के रूप में जब प्रोनाउन हमको यूज करना है तो ये सारे वर्ड्स हम यूज करेंगे, आई, वी, ही, शी, दे, इट, है ना। तो ये सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं। जैसे हम अगर बोलते हैं कि भाई आ, मैं कुछ करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू वर्क, तो देखो आई हम आगे बोल रहे हैं, पीछे नहीं बोल रहे हैं, आई हम आगे बोल रहे हैं, क्योंकि आई सब्जेक्ट में आता है, आई सब्जेक्ट के रूप में ही यूज होता है, हम पीछे नहीं बोल सकते कि वर्क आई वॉन्ट, ऐसा नहीं होता है।
वर्क वांट आई, ऐसा नहीं, आई वांट टू वर्क ऐसा ही होता है, आई वांट टू वर्क। वी वांट टू वर्क, ही वांट टू वर्क, ही वांट्स टू वर्क, शी वांट्स टू वर्क, दे वांट टू वर्क। तो ये सारे वर्ड्स हम सब्जेक्ट के रूप में आगे यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट के रूप में पीछे क्या यूज करते हैं? तो मी, अस, हिम, हर, देम, ये सारे वर्ड्स हम ऑब्जेक्ट के रूप में पीछे यूज करते हैं। हम मी आगे नहीं करते, मी वांट टू वर्क ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वर्क शुड बी डन बाय मी, तो मी हम पीछे यूज करते हैं, अस हम पीछे यूज करते हैं। दीज थिंग्स आर आवर्स, ओ यू आर एस, आवर्स, तो ये हम पीछे यूज करते हैं। फिर अस पीछे यूज करते हैं, जैसे हैप्पीनेस इज ब्रॉट बाय अस, तो हम हैप्पीनेस लेके आए, हैप्पीनेस इज ब्रॉट बाय अस, तो अस पीछे यूज होता है, हिम पीछे यूज, हर पीछे यूज, देम पीछे यूज होता है ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस दो टाइप के होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। प्रोनाउंस दैट रिफर टू सब्जेक्ट इन सेंटेंसेस, सब्जेक्ट के बारे में बात की है तो प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन मतलब जो ऑब्जेक्ट के बारे में बात की है। देखिए एग्जांपल, वी प्ले विथ देम, तो यहाँ पे वी जो आगे यूज किया गया है वो एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है ना। देखो हमने देखा था कि सब्जेक्ट को हमको कैसे ढूंढना है। प्ले के आगे हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट या हुम, व्हाट या हुम अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो व्हाट या हु प्ले विद देम, हु प्ले विद देम तो वी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको आंसर मिल जाता है सब्जेक्ट वी। प्ले विथ whom किसके साथ? तो देम, तो हम जब whom क्वेश्चन बोलते हैं विथ whom, तो यहाँ पर आंसर मिलता है हमको ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट मिल जाता है हमको। तो उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज किया गया है, वी इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड देम इज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। ये क्लियर हो गया बेटा? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर के अंदर ये जो पैराग्राफ है वो आपको होमवर्क में लिखना है। फर्स्ट पर्सन आई और वी, ऑब्जेक्ट में जब यूज करते हैं उसको तो मी और अस यूज करते हैं। जैसे आई एम हैप्पी, ठीक है, तो आई एम हैप्पी तो आई हम आगे यूज किया है। वी आर हैप्पी तो वी हमने आगे यूज किया है, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है, ठीक है। दिस वर्क इज डन बाय मी, तो यहाँ पे मी पीछे यूज होता है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में आ जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है जो प्रोनाउन है मी, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। और अस भी हम पीछे यूज करते हैं, है ना। दिस वर्क इज डन बाय अस, तो ये काम हमने किया है, अस, तो अस हम पीछे यूज करते हैं, आगे यूज नहीं करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में यू यूज होता है, आगे पीछे दोनों जगह पे यू ही यूज होता है। यू आर हैप्पी, दिस वर्क इज डन बाय यू, तो दोनों यू ही यूज होता है। थर्ड पर्सन में आगे ही, पीछे हिम, आगे शी, पीछे हर, आगे इट, पीछे भी इट, आगे दे, पीछे देम, ठीक है। ये पैराग्राफ जो है, सॉरी ये टेबल जो है बेटा वो आपको होमवर्क के अंदर लिखना है, ठीक है। ये आएगा आपको। चलिए एक्सरसाइज जी की जब हम बात करते हैं तो हमको क्या करना है? अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउंस इन द गिवन सेंटेंसेस एंड राइट एस अंडर सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन एंड राइट ओ अंडर ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे चार सेंटेंस हमको दिए गए हैं, चार सेंटेंस में हमको आइडेंटिफाई करना है कौन से सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है और कौन से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है, ठीक है। मैं ये आपको एक्सरसाइज जी जो है वो होमवर्क के अंदर देता हूँ, ये आपको सॉल्व होमवर्क में करनी है, ठीक है। बहुत ही इजी है, एक सेंटेंस आपको सॉल्व करके मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए सेकेंड सेंटेंस जो है वो हार्ड लग रहा है तो सेकेंड सेंटेंस हम सॉल्व करते हैं। वेयर आर द चिल्ड्रन, आई सॉ देम इन द गार्डन, तो आई, आई हो जाता है हमारा सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, तो उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे और एस लिख देंगे। और देम जो है वो हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, तो आई के नीचे आई को हम सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे और देम को अंडरलाइन करेंगे, और उसके नीचे हमको लिख देना है एस और ओ। यहाँ पे लिख देंगे हम एस और यहाँ पे लिख देंगे हम ओ, ठीक है। आई के नीचे एस लिख देंगे और देम के नीचे ओ। ये आ गया बेटा, सिंपल है, खुद सॉल्व करना है, ठीक है। आपको नेक्स्ट टाइम मैं ये एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या होता है, लेकिन आप खुद ट्राई करिए। तो बेटा आज होमवर्क के अंदर क्या है? होमवर्क के अंदर
जो भी एक्सरसाइज हमने आज की, जैसे डेटिव केस वाली ई एक्सरसाइज, एफ एक्सरसाइज, जी एक्सरसाइज और ये टेबल, ये 4 चीजें आपको करनी है। ठीक है, चलिए, बाय बाय।